तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एग्ज़ाम में अब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है और आज का ये बहुत छोटा सा और बहुत ही एक क्रिस्प वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसको लाने का मेन मोटिव ये है कि एमपीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स है वो ये बहुत ज़्यादा उनके सामने एक टेंशन है कि अब 2 महीने बचे हुए मुश्किल से। अब हम अपने एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करें, 2 महीने में ऐसा क्या कर ले कि एग्ज़ाम प्रीलिम्स हम क्लियर कर सकते हैं। और क्या ये बात वाकई फैक्ट है कि 2 महीने प्रीलिम्स निकल सकता है। तो अगर कोशिश की जाए तो निकल सकता है, लेकिन तब जब आपने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रखा होगा और अगर इन 2 महीनों में आप एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ प्लानिंग करके अगर चीज़ों को कर लोगे तो ये आपका यहाँ पे आपका लगभग काम यहाँ से हो सकता है कि हाँ, प्रीलिम्स हम 2 महीने में क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि एक प्लानिंग में, एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को बेहतर ढंग से क्रिस्प वे में करके हम लोग अपनी चीज़ों को करें। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है आज उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले। वीडियो को ज़्यादा खींचूंगा नहीं क्योंकि मुझे ही पता आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। बेमतलब के लिए हम लोग वीडियो को लंबा नहीं लेके जाएंगे। 20 से 25 मिनट में जो अभी हमारे पास ज़रूरी है 2 महीने में हमें जिन जिन चीज़ों को करना है, और ऐसे जब 1 महीना बचेगा फिर एक वीडियो ला के दूंगा, जब 15 दिन बचेगा फिर क्या करना है उसके लिए एक वीडियो लेके आ जाएंगे। तो आज उसी विषय में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आज हमें स्ट्रैटेजी को कैसे काम करना है, हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारे पास अब जो टोटल जो है कितने, आज से अगर ये जो वीडियो आपके पास आ रहा है तो आज से हमारे पास बस 67 डेज़ हमारे पास अवेलेबल है। और उन 67 डेज़ को हम लोग कैसे बेहतर ढंग से यूटिलाइज़ करें, एक प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज़ करें ताकि हमें एक बेहतर आउटकम्स मिल जाए। इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे बेसिक जो चीज़ें हैं जो हमें इन 67 डेज़ में करना है, तो मैं फिर कहूँगा कि आप इसको 67 ना माने। मैं तो फिर ये कहूँगा कि आप इसको माने कि अब कितने 55 डेज़। आप इसको कितना माने, आप इसको सिर्फ माने कितना 55 डेज़ जो है आपको यहाँ पर ये मानना है। एक तो ये सारी चीज़ें, ठीक, पहली बात ये समझिएगा। दूसरी बात समझिए यहाँ से कि ये जो हमारे स्ट्रैटेजी वीडियो है इसमें मैं आप ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आखिरी के 1 हफ्ता, आखिरी का जो 1 वीक है वो तो आप स्ट्रेस में चले आओगे और ऐसे इधर 5-6 दिन इधर मिटा लोगे। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे पास इफेक्टिव 55 डेज़ है, लेकिन हम 67 डेज़ की बात करते हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी हो, कैसे क्या क्या चीज़ें हो, तो सीधी बात करते हैं कि हमें स्ट्रैटेजी को कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर आपको इतने कम दिनों में चीज़ों को बेहतर ढंग से करना है तो सबसे पहला काम मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले जो स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें करनी है, तो हमें PYQ एनालिसिस, सबसे बेसिक चीज़। अगर देखो अभी हमारे पास सिर्फ इतना टाइम है कि अब हम बस यूनिट के ऊपर नज़र मार के एक रिवीजन कर सकते हैं। हमारे पास अब इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि हम एक एक चीज़ पढ़े। अब जो बच्चे बिल्कुल अभी तैयारी में बैठे या जो पहले से भी तैयारी करते आ रहे हैं वो PYQ एनालिसिस एक बार कर लीजिए कि एग्ज़ाम में किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस यूनिट से कौन सा पैटर्न पूछा जा रहा है। अगर कोई इसको पकड़ लेगा तो उसका लगभग काम हो जाएगा। PYQ एनालिसिस के बाद आप यूनिट वाइज MCQ के चक्कर में ना पड़े। लोग बोलते होंगे यूनिट वाइज MCQ करिए, मैं कह रहा हूँ यूनिट वाइज MCQ जो करेगा वो बहुत परेशान होने वाला है। क्यों? क्योंकि यूनिट वाइज MCQ तो पहले वो पूरी यूनिट पढ़ो फिर उस सारी यूनिट्स के क्वेश्चन लगाओ, आपके पास अब उतना समय नहीं है। यूनिट वाइज MCQ तब ज़रूरी होता है जब हमारे पास 4-5 महीने पढ़े हो। अब आपके पास ये ज़रूरी है कि यूनिट वाइज MCQ ना करके हमें जिस यूनिट में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, जैसे मैं आपको कहूँ कि मुझे इंडियन पॉलिटी में प्रॉब्लम होती है तो मैं इंडियन पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा। मैं इंडियन पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भाई, मुझे यूनिट 7 में कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मुझे ICT में प्रॉब्लम है और ICT में भी मुझे गवर्नेंस और वो जो साइबर क्राइम वाला जो टॉपिक है, साइबर सिक्योरिटी वाला, वहाँ पर दिक्कत है तो मैं उसके MCQ लगाऊंगा। जहाँ पर मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कन्फ्यूज़न होता है, मुझे इंडियन पॉलिटी में अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन में और उसमें कन्फ्यूज़न होता है, रिकमेंडेशन वाली चीज़ों में, मैं उसके MCQ लगाऊँ। तो MCQ अब ये दिमाग से निकाल दो कि हमें सभी यूनिट के प्रॉपर MCQ लगाना है। अगर आपको ऐसा है तो हर यूनिट के उन टॉपिक के MCQ लगाइए जहाँ पर आप कंफ्यूज होते हो, जहाँ पर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो टेस्ट सीरीज़ में, जहाँ पर आपको रिवीजन करने में सबसे ज़्यादा कठिनाई आ रही है, आप उनके MCQ लगाइए। या तो उन टॉपिक के MCQ लगाइए जो आपने मन में सोच लिया हो कि मुझे एग्जाम में इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को ही छोड़ के जाना है, तो उस टॉपिक को छोड़ के मत जाओ, उसके 100-150 MCQ लगा लो कि चलो भाई
इतना 2-4 पेज 20 पेज पढ़ने से अच्छा है इसके मैंने ये 100 150 या 50 MCQ लगा लिए, मेरा ये पूरा टॉपिक यहाँ पर हो गया कंप्लीट। तो एक काम तो यहाँ से करिए कि यूनिट वाइज MCQ करिए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कब? यूनिट वाइज MCQ में सिर्फ टॉपिक वाइज पढ़िए, पूरी यूनिट नहीं पढ़िए, है ना। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि यूनिट वाइज MCQ कैसे करिए? जिन टॉपिक्स में दिक्कत है पूरी ही पूरी यूनिट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये इसको क्रॉस मान लेना। ये मैंने सिर्फ क्या दिए हैं? एग्जाम्पल्स दिए हैं कि मुझे जहाँ पर दिक्कत है मैं वहाँ के क्वेश्चंस लगाऊंगा। तीसरी बात जो आपको अभी ध्यान में रखना, आपके पास दिन कम है, वो है क्या? डेटा। वो क्या है? डेटा कलेक्ट करके रख लीजिए और एक डेटा की अलग से नोट बना लीजिए। आप सोचो कि मैं बार बार एग्जामपीडिया खोलूंगा, मैं बार बार तथ्यबाण खोलूंगा, बार बार स्पीडी खोलूंगा, बार बार इकोनॉमिक सर्वे खोलूंगा रिवीजन करने, तो वैसा व्यक्ति थोड़ा सा परेशान होने वाला है। जो बेसिक डेटा है, बेसिक डेटा कहाँ का? बजट का। बेसिक डेटा बजट का क्या? और इकोनॉमिक सर्वे का डेटा MP का जो है आप एक कॉपी में लिख लीजिए। उसमें भी कुछ गिने चुने टॉपिक है, जिससे मध्य प्रदेश में एजुकेशन, मध्य प्रदेश में स्किल, है ना, मध्य प्रदेश में ह्यूमन रिसोर्स, मध्य प्रदेश में हेल्थ, है ना, ये वाले जो है इतने चीज़ों के आपका, और मध्य प्रदेश में ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए हमने कितना पैसा दिया है, तो ये इसका आपके पास डेटा होना चाहिए। मध्य प्रदेश में पर कैपिटा इनकम, मध्य प्रदेश का GDP, है ना, MP की GDP, है ना, मध्य प्रदेश में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से फिस्कल डेफिसिट, बस इतना देख लो, यहाँ से लगभग आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। तो ये ऐसे MP का भी बना लो और ऐसे ही इंडिया का ही बना लो। अब जब आप क्या करते हो, ये वाला जो आपने बना के रख लिया, तो आप बार बार देखो, बहुत सारा डेटा तो ऐसे ही याद नहीं रहेगा। अब एग्रीकल्चर का डेटा अलग ही है, वो आप उसमें एग्जामपीडिया, जहाँ से भी आप लोग पढ़ते हो, ओमकार पब्लिकेशन, जिस भी किताब से आप पढ़ते हो, तो वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पर एग्रीकल्चर का तो बहुत बड़ा डेटा है, बहुत सारी फसलें, तो हम उसको बार बार क्यों लिखें? ये डेटा हम लिख के रख ले कि हाँ भाई मेरी कॉपी में कंपेरेटिव डेटा 2024-25 और 2025-26 दोनों के ब्लॉक बना लो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना सर किस साल का डेटा करें, तो कंपेरेटिव बना लो ना कि ये 24-25 का है, 25-26 का, तो मुश्किल से एक पेज में आपका दोनों साल का डेटा हो जाएगा, व्यवस्थित ढंग से लिखा के टेबुलर फॉर्म में हो जाएगा। 2 घंटे 1.5 घंटे की मेहनत रहेगी, लेकिन हमेशा का लोड खत्म हो जाएगा। एग्जाम तक कम से कम 100-150 बार देख लोगे उसको, तो तुम तुक्का तो मार ही दोगे। अब डेटा भी कैसे बनाना, एक परसेंटेज वाइज लिखना, एक उसका अमाउंट लिखना, ऐसे करके आप लिख लेना, इसका लगभग काम हो जाएगा। तो ये एक और काम आपको करके रखना है अभी 2 महीने में, थोड़ा सा ये वाला काम, PYQ एनालिसिस के बेसिस पे ही हमको काम करना है। जैसे कि जब हम जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा तंग करने वाली यूनिट है इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री इतनी बड़ी है, अब उस क्वेश्चन आने हैं लिमिटेड, तो इंडियन हिस्ट्री से अब क्या पढ़े? तो इंडियन हिस्ट्री में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बेसिक कंसेप्ट एंड बिलीफ वाला जो टॉपिक है, जो बेसिक कंसेप्ट एंड बिलीफ है, उसमें से हमको देखो युग, जो यजुर्वेद, सामवेद वगैरह ये सब जो है, तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके सारे उपवेद, इनके सारे जुड़े हुए जो दूसरे वेद है, ब्राह्मण्स वगैरह जो है, उनको थोड़ा सा पढ़ लो, है ना। हमारे सिलेबस में संस्कार दिया है, तो संस्कार कहाँ मेंशन है, हमारे सिलेबस में ऋण है तो ऋण कहाँ मेंशन है, हमारे सिलेबस में भारतवर्ष है तो भारतवर्ष कहाँ मेंशन है, हमारे सिलेबस में पंच महायज्ञ है तो वो कहाँ मेंशन। तो ये चीज़ें कहाँ मेंशन है, थोड़ा सा उसको करिए। और इंडियन रेनेसा वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, भारतीय पुनर्जागरण, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनाता है वो, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा। अगर आपसे हिस्ट्री नहीं हो रही हो तो ये टॉपिक अच्छे से कर लीजिए। और इंडियन रेनेसा के MCQ जरूर लगाइएगा, इसमें गांधीयन पीरियड के MCQ लगा लो, इंडियन रेनेसा के MCQ लगा लो। तो इसमें गांधीयन पीरियड, आप जब ल्यूसेंट कहाँ से लगाना है, तो ल्यूसेंट में बहुत बढ़िया MCQ दे रखे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर आप MCQ लगा लोगे तो आपका काम हो जाएगा। एंशिएंट अच्छे से पढ़ लो, मॉडर्न के MCQ लगा लो, और मिडिवल ऊपर से देख लो। मिडिवल ऊपर से देखने का मतलब कि फेमस रूलर, जैसे फिरोज शाह तुगलक फेमस है अपने रिफॉर्म्स के लिए, तो फिरोज शाह तुगलक के रिफॉर्म, अलाउद्दीन खिलजी फेमस है अपने रिफॉर्म के लिए, उसको देख लो। शाहजहां की बिल्डिंगें देख लो, है ना, थोड़ा सा। अब शेरशाह सूरी बड़ा आदमी है, शेरशाह सूरी में भाई सक्सेसर कौन था, शेरशाह सूरी कहाँ डेथ हुई, कहाँ पैदा हुआ, ये देख लो। क्यों छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ना। साउथ में जाओगे तो कृष्णदेवराय थोड़े से इंपॉर्टेंट है, साउथ के आर्किटेक्चर में कौन सा है, तो चोल है, चोलों को थोड़ा सा देख लो। तो ये बेसिक चीज़ें, बहुत ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक सिंपल सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप रख लो। और कहीं आपको ऐसा लगता है मेरा छूट रहा है तो उसके MCQ लगा लो। जैसे आपको लगता है मैं जैनिज्म पढ़ के बोर हो गया, MCQ लगा लो जैनिज्म के, क्योंकि आपको पढ़ के तो वैसे ही याद नहीं हो रहा, आप MCQ लगाइए। और कम से कम एक और जो अगली चीज़ है कि एग्ज़ाम तक कम से कम आप किसी भी हाल में 25,000 के ऊपर, 25,000 के ऊपर जो है MCQ आपके ओवरऑल
टेस्ट सीरीज़ के अलावा भी लग जाना चाहिए। दूसरी बात, क्या टेस्ट सीरीज़ देना ज़रूरी है? तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ दीजिए, जहाँ भी दे रहे हो। मैं कोई ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ कि जहाँ दे रहे हो, जिस कोचिंग में दे रहे हो दो, लेकिन टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दो, लेकिन बहुत ज़्यादा यूनिट वाइज टेस्ट को मत दो। मैं फिर बोलूँगा क्या नहीं करना है, तो यहाँ जिस कोचिंग में यूनिट वाइज टेस्ट चल रहे हैं उससे थोड़ा सा बचो। क्यों बचो? इसलिए बचना है क्योंकि ये तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि देखो, एक यूनिट से 100 क्वेश्चन जब बनते हैं तो कुछ का कुछ क्वेश्चन बनते हो, फिर तुम लोग गुमराह होते हो, कुछ का कुछ पढ़ते हो। अब हमारे पास इतना समय नहीं है, आपने पढ़ के रखा, फुल लेंथ टेस्ट दो। फुल लेंथ टेस्ट में आपको समझ में आएगा कहाँ से कितना कैसे क्या पढ़ना है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने को बात करना है और वही चीज़ें करना है। आपको ये समझ में आएगा कि सभी सब्जेक्ट को किस तरीके से साथ में लेके चलना है। और हर सैटरडे, अगर आप संडे टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो तो हर सैटरडे को आपको उसी ढंग से क्या करना है कि कल मेरा पेपर है, तो उसी ढंग से मुझे ट्राइब्स का रिवीजन करना है, मुझे डेटा का रिवीजन करना है, मुझे डेमोग्राफी का रिवीजन करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करके जाना है। और यहीं से अगर मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको एग्जाम के लिए अभी से करते हुए चलना है, तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं, इंडिया की डेमोग्राफी और मध्य प्रदेश की डेमोग्राफी बिल्कुल हर सैटरडे इसका रिवीजन करना है। हर सैटरडे एमपी और इंडिया की जनसंख्या का रिवीजन करना है। कब? हर सैटरडे के दिन। फिर दूसरी बात यहीं से देखते हैं तो डेमोग्राफी, दूसरी बात डेमोग्राफी के बाद हम लोग चलते हैं तो यहीं से एक और चीज़ अपने को क्या दिखाई देती है, जो एक और टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मध्य प्रदेश में क्या ट्राइब की स्कीम, ट्राइब्स की स्कीम करके आना। देखो, ट्राइब तुम कर लोगे, ट्राइब्स की स्कीम में उलझोगे। आदिवासियों की जो स्कीम्स है वो आपको कर लीजिएगा। यहीं से ट्राइब में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बहुत गिने चुने हैं, उनको कर लीजिएगा। पिछली बार भी आर्टिकल 243 बहुत ईजी पूछा था उसने, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड विद ट्राइब, ये यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। एक तो ये सारी चीज़ें। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे प्रीलिम्स में लगता है कि यहाँ से आएगा, माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस इंडिया की और एमपी की, थोड़ा सा यहाँ से इसको देखिएगा। हाईएस्ट पॉइंट, सारी माउंटेन रेंजेस के हाईएस्ट पॉइंट थोड़ा सा करके जाइएगा और उनके स्टेट। दूसरी बात है एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश इंडिया में एनर्जी सिनारियो है ना, तो एनर्जी सिनारियो से एक क्वेश्चन वो पूछेगा ही पूछेगा, मध्य प्रदेश में भी और इंडिया के। तो मध्य प्रदेश के सारे थर्मल पावर प्लांट की लोकेशन, वो थर्मल पावर प्लांट ही पूछता है जब उसको लोकेशन पूछना होता है, और जब उसे एनर्जी कैपेसिटी पूछना होता है, रैंक पूछना होता है, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाता है, सोलार वगैरह की तरफ जाता है, विंड की तरफ जाता है। तो रूम में एक पेज में लिख के चिपका लो कि भैया मध्य प्रदेश की सोलार में रैंक है, विंड में रैंक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी ये स्टेट प्रोड्यूस करता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी। तो एक पेज में लिख के रख लो, बार बार का टंटा ही खत्म, और बार बार उसका रिवीजन करते रहो। ये वो चीज़ें हैं है ना जो आपको लिख के रखनी है। ये चीज़ें आपको हर सैटरडे, ये मैं बता रहा हूँ, जो सैटरडे रिवीजन करके जाना है ना, सैटरडे आपको इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो इस साल हुए हैं वो है ना, हर सैटरडे जब टेस्ट सीरीज देने आते हो ना, इंपॉर्टेंट रैंक की, मध्य प्रदेश की रैंक है ना, और जितनी भी हमारी रैंकिंग आई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह ये सब, तो जब भी, अब ये मैंने क्या लिखा है पता, कि हर शनिवार जब आप टेस्ट देने जाओगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा रिवीजन करके जाना है। और एक थोड़ा सा डेटा, जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि बजट का डेटा, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा, तो शनिवार को बैठा करो बढ़िया, शाम को 5 बजे, 5 से रात के 12 बजे तक इतना पढ़ा करो। दिन में तुमको जो पढ़ना पढ़ो, जब आप संडे टेस्ट देने जा रहे हो तो अभी हर संडे ये आपको करना है कि भाई ये सारी चीज़ें देखना है। जब तुमने ये बार बार देख लिया तो फिर पूरी यूनिट 10 में ट्राइब्स का दूसरे जो टॉपिक है वो देख लो। तुमने ये देख लिया डेमोग्राफी ऑफ इंडिया और ये सब याद हो गया, तो चलो भाई अब मैं नेशनल पार्क देख लेता हूँ। कई लोग क्या करेंगे और कर रहे हैं, इंडिया के नेशनल पार्क छोड़ के आ रहे हैं। एमपी के नेशनल पार्क कर लिए, इंडिया के नेशनल पार्क छोड़ के आ रहे हो। ये वाला गलती मत करना। आपको इंडिया के नेशनल पार्क्स भी जो फेमस नेशनल पार्क्स हैं नेशनल लेवल पे, उनको भी करना है। सिर्फ आप मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क करके मत जाइएगा, दिक्कत हो जाएगी। कभी उसने इंडिया का पूछ दिया तो बहुत परेशान हो जाओगे, सिर्फ एमपी का नहीं पूछेगा। तो नेशनल पार्क्स वगैरह भी करके जाइएगा, यहाँ से वो प्रश्न बनाता ही बनाता है। एनर्जी सिनारियो, नेशनल पार्क, और हर शनिवार को दिन के समय, शनिवार में देखो शाम को मैंने बता दिया कि शाम को 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद है ना, 4 PM से रात को जो है आपको 11:30 या 12 तक आपको ये वाली चीज़ें करना है। लेकिन अगर आप देखोगे कि उसके पहले दिन भर क्या करना है, तो उसके पहले मैंने आपको बता दिया, दिन में आप रिवीजन करिए वही हिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट एंड बिलीफ का। हर सैटरडे रिवीजन को दो, हर सैटरडे रिवीजन दो, और संडे क्या करो, जो टेस्ट सीरीज़ आपने दी है उस टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस करो। मैंने क्या गलत किया, मैंने कितने क्वेश्चन गलत किए, आते हुए कितने क्वेश्चन गलत
गलत हुए, है ना, जोश जोश में बर्स्ट हो गया, मैंने ज़बरदस्ती 90 गोले भर दिए, मुझे 70 ही भरना था, क्या मैं OMR गलत कर रहा हूँ, ये चीज़ों पे थोड़ा 1-2 घंटे काम करो। और फिर संडे को एक बड़ा सब्जेक्ट पकड़ो कि आज संडे मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है कि आज मुझे MP ज्योग्राफी कंप्लीट करना है, मेरा लक्ष्य है कि आज मुझे MP का आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करना है, मेरा आज मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैं 2 बजे तक टेस्ट दे के आ गया हूँ, मैं 4 बजे तक सोऊंगा और फिर मैं थोड़ा सा अपना 4 बजे से 8 बजे तक बैठूंगा और फिर 1 घंटे घूम के मैं 9 से 12 बैठूंगा, ताकि मेरी संडे के दिन यूनिट 7 का बायो पूरा कंप्लीट हो जाए। तो ये सारे छोटे छोटे काम अपने करना है। तो दिन भर में हिस्ट्री के वो यजुर्वेद सामवेद में उलझते हो वो कर लो, दिन भर जो है इंपॉर्टेंट डेट वगैरह जो फेमस बैटल्स वगैरह है, बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी है ना, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, इसके अलावा जो फेमस ट्रीटीज़ हैं, ट्रीटी ऑफ सलबाई वगैरह, इन सब का ईयर करते जाइए क्योंकि ये हम भूलते हैं। तो ये वाला काम आप दिन भर करते रहिए कि हिस्ट्री कर लीजिए, डेट्स कर लीजिए, है ना, मतलब थोड़ा सा आप बायो में आपका जो वो प्रोटीन विटामिन वाला सेक्शन है ना, सिकल सेल एनीमिया वाला सेक्शन है, उनको करते जाइए। तो दिन भर आपको ये सारे काम आप दिन भर कर लोगे तो लगभग आपका काम हो जाएगा यूनिट 7 यूनिट 9 और बस चले आइए। अब तुम बोलोगे लास्ट डे, अब तुम देखो ये वो टॉपिक है ना जहाँ कन्फ्यूज़न होता है, जहाँ वो होता है। अब देखो क्योंकि तुमको ऐसा लगता है और क्या, तो आईसीटी में फिर बोल रहा हूँ, आईसीटी के जाल में मत फंसना। यूनिट 9 में से माइंडसेट बना के जाना कि 10 में से 5 क्वेश्चन ही करना है, इसके ऊपर आ गए तो बोनस है, 10 में से 5 क्वेश्चन करना है बस, है ना। अगर हम वहाँ चले गए यूनिट 10 में तो ट्राइब में 10 में से 8 क्वेश्चन करना है, MP ज्योग्राफी 10 में से 8 क्वेश्चन करना है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जब भी आपको ऐसा मौका मिले तो MP ज्योग्राफी में MP रिवर्स जरूर पढ़ के जाइएगा हर शनिवार, ताकि भाई अगले दिन टेस्ट में। अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे मैंने ही क्लास में पढ़ाया तो मैंने तुमको काम की 15-16 नदियाँ पढ़ा दी। अब 15-16 पढ़ ली भाई, तुमको वो याद हो गई, तो इस सैटरडे थोड़ा ऐसा करो ना यार, मैं बीना रिवर ही पढ़ लेता हूँ, क्योंकि बीना रिवर के किनारे एरण है, बीना नदी के किनारे राहतगढ़ वाटरफॉल है ना, जिसको हम लोग बालखुंड वाटरफॉल भी कहते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कर लो, है ना। हमको थोड़ा सा चौपन रिवर देख लेते हैं यार, इस पे गोपी कृष्ण सागर डैम बना हुआ है गुना में। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का भी रिवीजन करते हो ना, ऐड ऑन करना है, चीज़ों को ऐड ऑन करना है। जब हमको बेसिक चीज़ें याद हो जाए तो इन चीज़ों को ऐड ऑन करते जाइए। तो थोड़ा सा ये जब आप चेंज लाना चालू कर दोगे ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये छोटे छोटे MP के रिवर्स, बहुत क्वेश्चन आते हैं MP की रिवर से, बहुत फेवरेट टॉपिक है, हर बार 2 क्वेश्चन यहाँ से MP के रिवर सिस्टम से वो पूछता है। और इस बार वुमेन वर्ल्ड कप से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो देखो हर सैटरडे 1 घंटे कोई बड़ा टॉपिक उठाओ, जैसे इस सैटरडे अब आ रहा है ना, तो इस सैटरडे सुबह उठाओ कि सुबह 10 से 12 तो महिला वर्ल्ड कप पूरा तैयार करके आना है, और संडे टेस्ट देने आऊँगा तो एक बार पूरा देख लूँगा। अगले संडे जाओगे तो इस साल कोई बड़े जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ वो पूरा तैयार करके जाऊँगा, पूरी हिस्ट्री तैयार करके जाऊँगा 2 घंटे में। फिर उसके बाद जाऊँगा तो इस साल इस संडे इस बार मोदी जी कहाँ कहाँ गए सब तैयार करके जाऊँगा। तो ऐसे हर सैटरडे 2 घंटे एक बड़े इवेंट बना लो मॉर्निंग के समय, तो तुम्हारा ये भी कंप्लीट होते जाएगा कि चलो बड़े बड़े इवेंट तो मैं रिवीजन करके जा रहा हूँ या बड़े इवेंट में कवर भी करता जा रहा हूँ, उसके लिए हम अदर टाइम क्यों बर्बाद करें अपना। तो शनिवार आपका एक ऐसा दिन होना चाहिए ना कि पूरा दिन रिवीजन में आना चाहिए, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे एग्जाम के लिए कि संडे मेरा एग्जाम जब होगा तो मैं शनिवार को, मेरी आदत है सब कुछ देख के बेहतर ढंग से रिवीजन करने की, और मेरा आदत है मेरे दिमाग को, अपने दिमाग को ट्रेंड कर लो ऐसे कि शनिवार को तुझे बहुत कुछ ग्रास्प करना है ताकि एक बेहतर आउटकम तुम दे सको। कब? संडे के दिन 10 से 1 के बीच में। मैक्सिमम उसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए जो दोपहर में 10 बजे से 12 बजे तक हो रही है, सुबह 10 से 12 हो रही है, क्योंकि आपका एग्जाम 10 से 12 है। वह बच्चे जो थोड़े आलसी प्रवृत्ति के हैं, जो वो टेस्ट सीरीज लगाते हैं जो शाम को होती है 5 से 7, उनके साथ उस दिन चोट होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो पेपर होना है 10 से 12 और तुम मेंटली प्रिपेयर हो शाम के लिए, तो दिमाग भी ट्रेंड हो रहा है ना कि मैं तो उसी टाइम चलूंगा, मैं उसी टाइम फैक्ट्स को रिकॉल करूंगा। थोड़ा सा बस ये वाला काम कर लीजिए, आपको मैं बोल रहा हूँ। और ये बहुत छोटा सा स्ट्रैटेजी वीडियो है, 2 महीने में हमको क्या क्या करना है। मैं तो बोल रहा हूँ इसको 2 महीने ही मत करो, इसको अभी करो तुम कम से कम इतना क्या कि इसको 15-20 दिन करो। फिर लेके आऊँगा एक और वीडियो अभी फरवरी के 28 फरवरी के बाद या 1 मार्च को फिर लेके आऊँगा कि देखो भाई अब अपने पास सिर्फ मार्च बचा है, अप्रैल को गिनेंगे ही नहीं, तो मार्च भर में हमको क्या क्या करना है। अभी फरवरी में तो थोड़ा सा इसको तुम करने का प्रयास करो कि हाँ भाई इस तरीके से चीज़ों करेंगे, ये चीज़ें करेंगे तो हमको थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, हम ये सब चीज़ें करके रख लेते हैं, है ना। 25,000 के आसपास MCQ में हम लोग इस महीने कितने MCQ लगा लेते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो है आप लोग यहाँ पर करोगे तो आपका लगभग PYQ एनालिसिस में आपको समझ में आ जाएगा। MP की रिवर पूछता है, अब जैसे उसने पूछ दिया कि MP की कितनी नदियाँ हैं जो डायरेक्ट समुद्र में जाके मिलती है। MP में सिर्फ 3 ऐसी नदियाँ जो डायरेक्ट समुद्र में जाके मिलती है, नर्मदा, माही और ताप्ती।
तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो इनके लिए भी प्रिपेयर होना है। तो ऐसे जो है ना, जब हम PYQ एनालिसिस देखें तो हमको समझ में आएगा कि पैटर्न चेंज कर रहा है धीरे धीरे। तो अभी आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा सा करना है। PYQ एनालिसिस यूनिट वाइज MCQ के चक्कर में ना पड़े। आप क्या करें, जो आप लोग हर यूनिट के वो MCQ लगाइए जहां पर आपको दिक्कत हो रही है, उस टॉपिक को लगाइए। डेटा कर लीजिए, ये इन डेटा को ज़्यादा करिए, है ना। MP में हम लोग देखते हैं एक टेस्ट सीरीज़ वो लगाइए जो यूनिट वाइज ना हो के फुल लेंथ हो, जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ हो वो लगाइए, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। और इसी के साथ आप लोगों के जो प्रॉपर आप MCQ का रिवीजन कर सको, उसके लिए एक YouTube पे अभ्यास सीरीज ही मैं लेके आने वाला हूँ, जिसमें MP हिस्ट्री, MP ज्योग्राफी वगैरह अलग अलग टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन लेके आऊँगा, ताकि मिक्स्ड क्वेश्चन की आपकी प्रिपरेशन हो सके। और कोशिश वो करूँगा वो क्वेश्चन जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं, उनसे कभी मेरे से छूट गए होंगे उनको पढ़ाना, तो उनको भी कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए उड़ते तीर है, जो टफ है, उनको हम लोग कवर करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अभ्यास सीरीज में करेंगे, है ना। उसका जल्द ही जो डेट है आपके जो स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे, उसकी डेट जल जाएगी। तो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस रहेगी कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो हम लोग वहाँ पे MCQ प्रैक्टिस भी करेंगे। जिसको लाइव देखना है लाइव देख लीजिएगा, जिसको बाद में टाइम कम है 2x की स्पीड में देखना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, जो व्यक्ति अभी आज 18 फरवरी है, 18 से 28 फरवरी खींच दे और अपना टारगेट बना ले कि 3 यूनिट तो निपटा देना है, 3 यूनिट किसी भी हाल में निपटा देना, और एक करंट अफेयर साथ में करते चलना। जिसने ये कर दिया ना, है ना, अपने आप को चैलेंज करो, अपने आप को चैलेंज करो कि हाँ 10 दिन में मुझे क्या क्या करना है। तो अपने आप को बिल्कुल चैलेंज कर दीजिए कि हमको इतनी चीज़ें अचीव करना है, हमको ये चीज़ें करना है। लगभग आपका काम हो जाएगा, लगभग आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो बस एक छोटा सा वीडियो था, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। मिलते हैं फिर हम किसी नेक्स्ट क्लास में। और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में कि हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जो भी आपको लगे, डायरेक्ट सारे कमेंट्स आपके देखे जाते हैं, कमेंट कर दीजिए कि हमें ये चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें, तो वो आपको सब मिल जाएगा। थोड़ा सा एक बहुत ही स्वीट एंड सिंपल एनालिसिस था, बहुत ज़्यादा कोई बहुत स्ट्रैटेजी, कोई ऐसी पहाड़ चढ़ने वाली स्ट्रैटेजी नहीं होती, सिंपल चीज़ें होती है, हमें बस उसको कवर करना होता है। और नोट्स को क्रिस्प रखिए, फालतू की 10-10 किताबें मत खरीदिए, एक किताब को पढ़िए। अगर आपको ऐसा लगता है उसमें डेटा कम है तो डेटा ऐड ऑन कर लीजिए किताब को लेके वहीं पे। नई किताब बार बार स्टडी मटेरियल चेंज मत करना, और करना भी हो तो कर लो 10 दिन में। 1 मार्च के बाद अब नई नई किताबें मत पढ़ना, जो आप पढ़ रहे हो उसका ही रिविज़न करिए। ठीक है, बाकी कोई समस्या हो तो बताइएगा। बाकी अभ्यास सीरीज़ में हम लोग रेगुलर लाइव मिलेंगे शाम को, तो बहुत सारी बातें वहीं पर भी हो जाएगी, वहीं पर हम लोग बात कर लेंगे। तो डायरेक्ट डिस्कशन जैसा भी शाम को हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एंड कर दी ना मैंने कुछ